नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष लेकर नए सवाल-जवाब। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ बीमारियों पर जिसके सवाल मेरे पास आए हुए हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबका धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुना और मेरे वीडियो को देखा और साथ-साथ लाइक और कमेंट्स भी किए। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों हम लोग मिलकर जो काम कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, हो सकता है कि हम वो अकेले ना कर पाएँ। इसलिए मेरी बातों को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है इस हिसाब से समझें, ना कि उसको पर्सनली किसी क्रिटिसाइज़ या उसको किसी प्रकार का मैं कहीं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, सब गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग अगर समझते हैं, तो मैं उनके बारे में सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि आप मेरी बातों को अगर बारीकी से और ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम का भला चाहता हूँ और सिस्टम का भला तब होगा अगर हम लोग सही रूप से प्रैक्टिस करेंगे और कहीं न कहीं ये सिस्टम का इतिहास हमें बताता है और हमें आज के समय में भी हर जगह यही देखने को मिलता है कि हम इस सिस्टम की प्रैक्टिस के अंदर कहीं न कहीं प्रैक्टिस में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें आज भी देखने को मिलता है कि प्रैक्टिशनर्स अपनी-अपनी प्रैक्टिस में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिस्टम एक रूप से अगर चला और रिकॉग्नाइज़ हुआ, तो आप सबको और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब किसी भी सिस्टम में लॉ बन जाएँगे, अनिवार्य हो जाएगा, वो कंपल्सरी हो जाएगा, तो आपको सिर्फ़ एक कायदे में रह के अपने सिस्टम के अनुरूप ही प्रैक्टिस करेंगे, तब आप सोच के देखिए, इस सिस्टम के अंदर आप एकदम से बदलाव कैसे लाएँगे। तो इन सब तथ्यों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो आपको मेरे वीडियो और ज़्यादा समझ आएँगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के सवाल-जवाब। पहला सवाल आया है स्टोमेटाइटिस के ऊपर। किसी ने पूछा है कि क्या ये सिस्टम अ, स्टोमेटाइटिस के ऊपर असर दिखाता है? बिल्कुल दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि स्टोमेटाइटिस क्या है? स्टोमेटाइटिस जो होता है वो कहीं न कहीं रिलेटेड टू योर स्टमक है। लेकिन जो उसके सिम्पटम्स हैं, जो उसके अ, जो असर दिखता है वो अ, अपने मुँह के अंदर दिखता है, माउथ के अंदर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, अल्सर भी कह सकते हो आप उसको। और तो और वो गम्स के अंदर, जीभ के ऊपर और आस-पास के जो इन्फ्लेमेशन कर देता है जो आपके मुँह के अंदर। तो यहाँ तक कि कई पेशेंट्स पे हमने देखा है लिप के ऊपर भी उसका असर आता है। उसको कहीं न कहीं वो पूरा खाने में दिक्कत आती है और उसको निगलने में दिक्कत आती है और साथ ही साथ पूरा जो माउथ होता है वो पूरा मुँह बिल्कुल लाल इन्फ्लेमे हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका कॉज़ फिर आप अगर आप मेरे सिस्टम्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो कॉज़ है वो कहीं न कहीं पेट से संबंधित है। तो हम लोगों को पेट की दवाई देनी है और इसके अंदर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट के कुछ सिम्पटम्स हैं, पेट साफ़ होता है कि नहीं, खाना पचता है टाइम को पर कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को और आप ध्यान देना और जो अल्सर्स होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं। आप हैरान रह जाएँगे कि ये सिस्टम के अंदर पहले उसको गार्गल करने से आप जो जी है, उसको पापुलस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप एक गुनगुने पानी के अंदर, एक कोसे पानी के अंदर आप उसके अंदर 10 से 15 ड्रॉप साथ में आप उसके C13 जिसको कि एलैंथस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो अगर आप दोनों को एक गुनगुने पानी के अंदर डालकर गरारे करते हैं, गार्गल्स करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स आता है। साथ ही साथ अगर आप जो जी है, उसको वेट कॉटन के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल के अपने मुँह के छालों के ऊपर लगाएँ, तो वो तुरंत आपको उसमें आराम मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप उसको
इंटरनल दवाई देना चाहते हैं, तो आप जो C13 है, एलेंथस है, वो भी आप 5 से 10 ड्रॉप या गोलियाँ आप D4 के अंदर आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। 3 टाइम्स दे सकते हैं और जो जी है उसके 5 ड्रॉप्स सवेरे और शाम D4 के अंदर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर ये बार-बार होता है और क्रॉनिक है, तो उसका रूट कॉज़ जो उसका डाइजेस्ट सिस्टम है, वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। और अगर वो क्रॉनिक से स्टबर्न बन गया है, हमेशा आप एक शब्द नोट कीजिएगा स्टबर्न डिजीज़ेज़ जो वो उसको कहते हैं ज़िद्दी तरह की जो बीमारियाँ हैं और वो कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर वो घर कर गई है। अगर इस कारणों को आपने जड़ से खत्म करना है, तो आपको एक दवाई बताता हूँ मैं, वो हमारे वेनेरियो ग्रुप में, बी ग्रुप में है, जिसका नाम है B3 फाइटोलैका। उसको शर्त ये है कि आपको उसको रात को ही देना है, उसको दिन को नहीं देना, क्योंकि वो जो उसकी जो पावर है, वो रात को ही काफ़ी अच्छा असर करती है। तो आप अगर उसको रात को 1 डोज़ आप उसको रात को दें और बाकी उसको गरारे करवाएँ और जो मैंने अलग से जो दवाइयाँ बताई हैं, C13 एंड जी, तो आप उसको भी दे सकते हैं। लेकिन अ आप V3 फाइटोलैका को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर साठों दवाइयों को यूज़ किया है। मैंने कभी भी 2 दवाइयाँ मिक्स नहीं की, ना ही मैंने जो 22 कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो अपने आप बनाए हैं। 1 से लेके 60 तक दवाइयाँ जो कि ओरिजिनल इस सिस्टम की दवाइयाँ हैं, जर्मन में बनती हैं और वो D4 और उनमें से काफ़ी दवाइयाँ मैं D12 में मँगाता हूँ। तो आप ये 2 तरह के डाइल्यूशंस पे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ-साथ कुछ और दवाइयाँ भी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं और वो उसको स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं यहाँ पर और उसके साथ-साथ कई एक्सटर्नल एप्लीकेशंस मेडिसिन्स भी हैं और एक दवाई है जिसको हम लोगों ने गार्गल के रूप में हमने लॉन्च किया है। उसको भी अकेले देने से गार्गल करने से ही ये जो स्टोमेटाइटिस है, ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो दोस्तों दूसरा जो सवाल आया है उसके अंदर पूछा गया है कि गैस्ट्राइटिस जो गैस्ट्राइटिस है, उसके बारे में पूछा है कि गैस्ट्राइटिस के लिए कौन-सी दवाई हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों ये गैस्ट्राइटिस सिर्फ़ एक दवाई से आप ठीक कर सकते हो। अगेन गैस्ट्राइटिस सब जानते हैं कि कहीं न कहीं ये जो स्टमक है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और इन्फ्लेमेशन और ये कॉमन कंडीशन है आजकल। इसके अंदर कोई ज़रूरत से ज़्यादा इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ चीज़ें पर हमें ध्यान देना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो और कहीं न कहीं रेगुलर यूज़ ऑफ पेन किलर्स ये मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर ज़रूर बताऊँ कि अ जो अम, मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जिसका असर जिसको हम साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, उसका असर आपके स्टमक पर दिखता है और वो पूरे डाइजेस्ट सिस्टम्स को खराब कर देता है। और तीसरा फूड, कितने ही एसिडिक फूड हैं जो हम लोगों को यहाँ समझना चाहिए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को लेना चाहिए। जो फूड आपको एग्रावेट करते हैं उनके अंदर ये कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम है उससे पहले जो स्टोमेटाइटिस है उसके अंदर भी कहीं न कहीं देखने में आया है कि ये जो इंटरफेयर है कहीं न कहीं फूड और अदर मेडिसिन्स का भी आता है। लेकिन गैस्ट्राइटिस के अंदर एक ही दवाई है, जिसको हम लोग C15 कोंडोरोंगो कहते हैं। कमाल की दवाई है। अगर आप इस दवाइयों को यूज़ करेंगे तो आपको तकरीबन-तकरीबन 50% से ज़्यादा आपको एक अकेली दवाई आपको रिज़ल्ट दे सकती है। अब यहाँ पर आपको एक्यूट फ़ेज़ और क्रॉनिक फ़ेज़ को समझना है। एक्यूट केस के अंदर जो सिम्पटम्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाएँगे और जो क्रॉनिक हैं उसके अंदर डिफरेंट हो जाएँगे।
आपको कभी-कभी जानकर हैरानी होगी मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने डाटा लिया है या मैंने अपने 20 साल की साइंटिफिक स्टडी बेस्ड जो मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, उसके अंदर एक्यूट केस सिर्फ़ और सिर्फ़ कम समय के अंदर S7 मलबा कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं, जिसको कि मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम यूज़ किया गया है या यहाँ तक कि यूज़ ही नहीं किया गया। तो मलबा 7 जिसको एस ग्रुप के अंदर 7 नंबर की वो दवाई है, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो इन्फ्लेमेशन एक्यूट जो फेज़ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको 7 नंबर की S7 को यूज़ करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में आपका जो इन्फ्लेमेशन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोस्तों क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। आप इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर आप इसको बना के देते हैं तो उसका असर इतना नहीं है जो बना-बनाया होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका कॉम्बिनेशन है S1 और A1 कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है। इन्फ्लेमेशन जो है, जो कि उसका जो इन्फ्लेम्ड हुआ है, उसको कौन-सी दवाई यूज़ कर सकती है ठीक? उसको अम एविना A1 और जो स्टमक का जो डाइजेस्ट सिस्टम है, उसको करेक्ट कौन कर सकता है? उसको एक ही यूनिवर्सल रेमेडी S1 लेकिन जब ये क्रोनिक पे चला जाएगा क्रॉनिक पे जाने पर कुछ और सिम्पटम्स आ जाएँगे और डाइजेस्ट सिस्टम जो इनर कनेक्टेड है हमारा सिस्टम, एक-दूसरे के पूरक हैं। हम लोग कितनी बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स जो एक-दूसरे से इनर कनेक्टेड है, वो हमारी दवाइयों के इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, इस तरह से वो बनाई गई हैं कि हमारे सिस्टम का जो ऑर्गन इफ़ेक्ट होता है वो सिस्टम को अफ़ेक्ट कर देता है। और मैंने कई बार आपको अपने कई वीडियो में बताया है कि हमारा जो लिम्फ एंड ब्लड है, वो कहीं न कहीं हमारी पूरी बॉडी को एक तंदुरुस्त रखने में सहायक रखता है। हेल्दी कॉन्सेप्ट है और उसको अगर माइंड को अगर इन्वॉल्व ना करें तो अधूरा लगता है। तो कहीं न कहीं हर बीमारी के अंदर माइंड इन्वॉल्व होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, वो कैसे लिम्फ एंड ब्लड से और कैसे वो सेल एंड टिश्यूज़ को अ, आगे चलकर वो ऑर्गन और ऑर्गन कैसे वो एक सिस्टम का रूप ले लेता है और वो सिस्टम एक पूरे फंक्शन का रूप ले लेता है। तो कैसे फाउंडर्स ने कितने साइंटिफिक तौर पर ये दवाइयों को मिलाया गया है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद अगेन वो अम, खुद मिलाते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? आप मुझे बताओ कि ऑलरेडी अगर मिला हुआ है, तो कैसे आपको एक नई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी? अब तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ज़्यादातर आप इसमें क्या देंगे? जी एस्टेन पर इसके अंदर एस्टेन का रोल तब आएगा जब इन्फेक्शन होगा। जब वो कहीं न कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। अगर उसमें वो क्रॉनिक हो चुका है और वो बार-बार हो रहा है और अपच हो रही है, तो उसके लिए आपको वो दवाइयाँ दे सकते हैं और फिर क्रॉनिक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ C16 जिसको कि यहाँ पर नक्स भूमिका कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आप उसको देख लीजिए, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो ही सॉल्व कर देगा। तो अगेन इस पे विचार कीजिएगा और एक शर्त पे कि आप इन सब दवाइयों को अलग-अलग देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को फ़ॉलो करेंगे और आप अपने प्रैक्टिस के अंदर एक बार सुनी-सुनाई बातों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपके साथ जो मैंने अपना शेयर किया है प्रैक्टिस के अंदर जो टिप्स वो आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा और आपको अच्छा लगे तो उसको कैरी कीजिए क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। अगर आपको वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स को शो करना है तो आप ये करके देखिए। अगर आप इसको मिक्सचर बना देते हैं तो कहीं न कहीं वो हम लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगा और प्रैक्टिशनर्स को वो स्टडी बेस पर केस हिस्ट्री पर वो किसी के साथ शेयर करने में उसको प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अम, हम लोग एक नया सवाल लेते हैं। एक नया सवाल आया है कि फीमेल पेशेंट का ये है कि मुझे एनीमिया, एचबी काफ़ी लो चला जाता है और ट्रांसफ्यूज़न तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर
सिर्फ़ कुछ गाइडलाइन है यूके के अंदर कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये एक अर्जेंट अटेंशन चाहिए होती है और पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट का जो ब्लड आयरन लेवल है लो जा सकता है, तो एक फिगर यहाँ पर 4.5 और 5 और 6 के बीच में आते ही अलर्ट हो जाता है, उसके लिए फिर वो एक जीपी को कॉन्टैक्ट करता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको बार-बार होता है, रिकरेंट होता है, तो ट्रांसफ्यूज़न होता है, उसका कॉज़ भी आप समझ लीजिए कि क्या कारण हो सकता है, कोई अंदर बीमारी तो नहीं है या आपने सारे चेकअप करवा लिए हैं। एक बार फिर से रूट कॉज़ पे जाइए, आपकी डाइट कैसी है, आपको भूख लगती है कि नहीं, आप कोई ऐसी ड्रग या मेडिसिन जिसको मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर कोई दवाई है जो आप खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपने गौर कर लिया है और रेगुलर चेकअप करवा लिया है, तो आपको हमारे सिस्टम के अंदर एक साइंटिफिक दवाई और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि एक दवाई ही एचबी के नाम है, जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाती है। और वो काफ़ी समस्याओं को दूर कर सकती है और सीधा-सीधा ब्लड काउंट बढ़ा देती है जिसका नाम ए3 हाइड्रेटिस मेडिसिन कॉम्प्लेक्स है। और दोस्तों कितना वंडरफुल वो दवाई है कि अगर वो एकमात्र दवाई आपको इसमें कहीं न कहीं और दवाइयों का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ और ये दवाइयाँ डी4 के अंदर लीजिए, आपको पता लगेगा कि कुछ ही दिनों में आपका जो एचबी है वो बढ़ने लग जाएगा। अब रूट कॉज़ की बात कर लेते हैं अगर आपको आपकी जो इंटेस्टाइन है, गट है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही, वो कहीं न कहीं फूड से नहीं ले रही, तो कहीं न कहीं आपको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम गट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और दोस्तों फिर वो दवाई आती है एक जिसको कि हम यूनिवर्सल एस1 कोक्लेरिया यहाँ कहते हैं कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर दोस्तों आपको अगेन एक दवाई कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी जो कंपाउंड बना हुआ है जिसको हम लोग एस8 वेरोनिका कहते हैं, वो मेरी फेवरेट दवाई है दोस्तों। वो यहाँ तक कि एचबी को देने से हमारी फिलॉसफी जो लिम्फ एंड ब्लड की जो फिलॉसफी है उसको भी साइंटिफिक रूप देती है, एक रूपता देती है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ एस8 देने से डी4 के अंदर आप उसके अंदर जड़ से उसकी बीमारी खत्म कर सकते हैं और एचबी कंट्रोल नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा कि उसका कारण क्या है और कोशिश कीजिएगा कि आप पहले उसके जो एचबी हैं ए3 को टारगेट कीजिए, अगर उसको और दवाई साथ में ऐड करनी है तो आप अकेली एसिड भी दे सकते हैं और डी4 में दीजिएगा क्योंकि हमको लॉ में रहना है, हम लोगों को अपने सिस्टम को फॉलो करना है। आपको कोई भी काम अगर आस-पास भी दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको लॉज़ फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। एक गाइडलाइन बनती है और वो गाइडलाइन के अंदर उसको आप फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन लाइफ़ के अंदर आता है और डिसिप्लिन आने से आपकी जो अननेसेसरी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि बच्चों के लिए अम, एसिड बहुत कामयाब दवाई है। आप उसको न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये जो अननेसेसरी विटामिन्स खा रहे हैं, अननेसेसरी हम जो सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें प्रैक्टिशनर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि आप विटामिन लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन चाहिए। नहीं, आपको अननेसेसरी विटामिन्स अगर खाते हैं तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते पूरी बॉडी में और वो कहीं न कहीं स्टोर होते हैं और कई स्टडीज़ एंड पब्लिके जर्नल पब्लिश हुए हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि अननेसेसरी विटामिन्स खाने से कई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ेज़ हुई हैं और कुछ एक ऐसे विटामिन्स हैं जो कि अननेसेसरी खा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंदर एक टेम्परेरीली एनर्जी दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो अ, गट में जाके कहीं न कहीं वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हर्बलिज़्म है या हमारी जो अ, आज की जो हर्बलिज़्म को एक
कैप्सूल फॉर्म दे दिया गया है, टैबलेट का फॉर्म देके रख दिया है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालने के लिए। यहाँ तक कि प्राचीन जो विद्या है हमारी, फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, अगर वो अपने ओरिजिन सिस्टम में रहे, अपनी ओरिजिन फिलॉसफी में रहे, जो कि कितने हज़ारों वर्ष पुरानी है, वो क्यों एक मॉडर्न मेडिसिन्स की तरह कॉपी कर रही है, 2.0 बनाकर कैप्सूल्स देती है। कितनी ही स्टडीज़ में पाया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देने के लिए या पेशेंट को लगता है, लेकिन हम अपनी फिलॉसफी को भूलते जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे फाउंडर्स ने कितना ध्यान रखा कि प्राचीन जो विद्या है असब्स की, प्राचीन जो लिक्विड फॉर्म है, रस के साथ तरल पदार्थ रस के साथ मिल जाता है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर भी कितना साइंटिफिक है कि जो लसिका है, रस है, वो पहले बनता है। अब दोस्तों आप ये देखिए कि कई बार आप मेरी स्टडी के अंदर मैंने रिसर्च की है और कई साइंटिस्ट के साथ पाया कि आपने कैप्सूल खाया और आपने कोई गोली खाई, उनकी गट इतनी कमज़ोर है कि उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाई। आप इसको समझिए, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको 20 टू 30 मिनट्स पहले ब्रेक डाउन होने में लगेंगे। पहले वो पेट में जाएगा और वहाँ पे जाके स्टिम्युलेशन पैदा करेगा। गट के अंदर जाकर फ़ोर्सफुली वहाँ पर जाकर एक स्टिम्युलेशन पैदा करेगा और स्टिम्युलेशन अगर होगा तो गट के अंदर वो अफ़ेक्ट डालेगा। आपकी गोली गई और आपने उसको स्टमक के अंदर लाइनिंग जो है स्टमक की, वहाँ पर पहले जाके वो डिसॉल्व होगी। फिर वो गट के अंदर जाएगी, वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होगी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो जो गोली है, वो कैप्सूल है, विदाउट ब्रेक ही वो निकल आया। वो बॉडी के अंदर घुला ही नहीं, वो ओपन हुआ ही नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। तो ऐसे कितनी स्टडीज़ है। अब आप उसके अंदर हमारे सिस्टम की विशेषता देखिए कि जैसे ही आपने जीभ के अंदर डाला, वो आपकी लसिका के अंदर रस तंत्र के अंदर मिलते ही वो आपके ब्रेन को सिग्नल दिया और वो आपके ब्लड के अंदर जाके एब्ज़ॉर्ब हो गया। कितना साइंटिफिक प्रोसेस है। इसलिए दोस्तों जो डाइल्यूशंस हैं, उनकी महत्वता को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। महत्वता सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक नंबर ही नहीं है। D4, D12 ये नंबर ही नहीं है। ये कहीं न कहीं ये हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है और दूसरे सिस्टम से हमें अलग करता है। आप देख लीजिए कि डाइल्यूशंस एक फ़ोर्स है। डाइल्यूशंस एक साइंटिफिक वे ऑफ डोज़ है। अगर आप मेरी बुक्स के अंदर मैंने कई बार बताया है और कहीं न कहीं हम लोगों को समझना ही है कि कैसे ये डाइल्यूशंस आता है। तो मल्टीविटामिन्स अगर आप ले रहे हो, तो कहीं न कहीं वो फ़ोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर आप डाल रहे हो। अब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चेक करके प्रॉपर लेते तो वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब होंगी। हमारा बॉडी सिस्टम एक ऑटोमैटिक सिस्टम है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अपने आप निकल जाता है और जिसकी ज़रूरत है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगर आप फ़ोर्सफुली कोई विटामिन देते हैं बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी, तो वो कहीं न कहीं इंटरफेयर करता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप एक बार विचार कीजिएगा और फिर कैसे आप बताएँगे कि आपने किसी को बोला कि आप हमारी जो A3 है वो HB बनाती है आप ले लीजिए। साथ में जाते-जाते हमने उनको कोई जूस बता दिया, साथ में हमने उनको जाके बता दिया कि पालक का रस पी लीजिए। आप उसके अंदर हम उसको बता रहे हैं कि आप एप्पल का जूस पीजिए। तो दोस्तों वो आपके पेशेंट के लिए एक रूटीन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको साथ में मिक्स करके बता रहे हो, तो आपको कैसे पता कि वो पालक के रस ने, जूस ने या बीटरूट ने, चुकंदर खा के उसने ठीक है, फिर तो आपकी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो वो सिर्फ़ यही पिए और वो ही खाए तो वो तंदुरुस्त रह सकता है। लेकिन वो ये सब करने के बाद या आपके पास आया है और आपके पास एक रामबाण पड़ा है। आपके पास एक ऐसा अस्त्र दिया है आपके फाउंडर ने कि वर्ल्ड की एक समस्या जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसके ऊपर हम एक योगदान दे सकते हैं। कि ब्लड बनने के लिए वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है। ये A3 सीधा-सीधा ब्लड काउंट बनाती है। तो कितनी बड़ी विजय पा सकती है और पूरे वर्ल्ड की जो समस्या है उसके अंदर अपनी एक तरह से सपोर्ट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही
ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उपयोगिता हमारे हाथ के अंदर एक ऐसा फ़ॉर्मूला जो 160 सालों से बता रहे हैं। तो दोस्तों इस पे गौर कीजिएगा और उससे पहले आप सब अपनी प्रैक्टिस के अंदर अकेले-अकेले उस दवाइयों के चमत्कार देखिए। उसको खिचड़ी बनाने से अच्छा है कि उसको अलग-अलग दीजिए और साथ में अवेयर करेंगे तो इस जीवन का जो असली मकसद है वो भी पूरा होता हुआ नज़र आएगा और हमारा सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन आया है कि मैं लीवर रोग से पीड़ित हूँ और असाइट जो पानी भर जाता है पेट के अंदर और लंग्स के अंदर आता है। हाँ, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई किसी ने मुझे पेशेंट ने अपनी समस्या बताई है और दोस्तों मैं ज़रूर उनकी मदद करना चाहूँगा कि इससे पहले कि लीवर जो है मैंने बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं लीवर को और हमारे अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन जो है इंटरनल डाइजेस्टिव में वो बहुत इम्पोर्टेंस है मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है और यहाँ तक कि वो हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों वो खान-पीन से बिगड़ता है, आपकी जो आदत है, आपकी कितनी ही प्रकार की जो हम टॉक्सिक्स पदार्थ खाते हैं, पीते हैं, उसकी वजह से उस पे असर है और कितनी ही मॉडर्न मेडिसिन्स हैं जो लीवर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं प्रैक्टिशनर के लिए भी बताना चाहूँगा कि असाइड्स क्या होता है, एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड जो पेट के अंदर भर जाता है। तो उसके लिए आप कमाल की एक दवाई है C2 इक्स्टम उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कमाल की दवाई है, बॉडी के अंदर से वो ड्रेन कर देता है सारे टिश्यू से एक्स्ट्रा फ्लूइड और दोस्तों वो स्टमक के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकाल देता है। तो इसके साथ-साथ आप उसको जीई भी साथ में दे सकते हैं और वो ही D4 के अंदर देना है। इसके अंदर दोस्तों आपको कॉज़ को ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर जो लीवर है वो किस कारण से खराब हुआ है, उसको अदर कोई प्रॉब्लम थी या उसको अल्कोहलिक जो है या लीवर सिरोसिस है या उसको कई अन्य प्रॉब्लम की वजह से वो लीवर डैमेज हुआ है और वो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूर आप हमारे किसी स्पेसिफ़िक प्रैक्टिशनर से संपर्क कर सकते हैं और ये ओरिजिनल दवाइयाँ अगर आपको मिलें तो आपकी समस्या को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो अ, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक हमने फ्लूइड बनाया है जिसको कि हम लोग एब्डोमिनल चकरा फ्लूइड जो कि बिल्कुल 60 दवाइयाँ जो मेटाइज़ी ने, क्रॉस ने जो बनाई हैं हमारे जो उनका एक मिश्रण करके हम लोगों ने हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रा है उनके ऊपर हमने कुछ 16 एनर्जेटिक फ्लूइड्स का लिंक कहीं न कहीं मैंने कई बार बताया है कि ये सिस्टम एक एनर्जेटिक फ्लूइड्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है और रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ इज़ टुडेज़ वर्ल्ड इज़ चक्रा और वो 7 चक्रा जो एनर्जिक सेंटर है उसको कहीं न कहीं हमारी जो सिस्टम की जो फिलॉसफी उसके साथ मैंने जोड़ा है। तो वो एकमात्र एब्डोमेन चक्रा फ्लूइड को उसके पूरे एब्डोमेन एरिया के अंदर रब करने से उसको जेंटल मसाज करने से वो जो ड्रेन कर देता है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है। यहाँ तक कि वो चक्रा फ्लूइड को आप अगर किसी ओडिमा प्लेस के अंदर स्वेलिंग जहाँ हो रखी है वहाँ पे भी लगाएँगे तो रिज़ल्ट्स आएगा। तो दोस्तों कई बार जो प्रैक्टिस होती है पेशेंट को ठीक करना है हमें, तो हमें उनको रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ देखना है, उसको इंटरनल क्या दवाई देनी है, एक्सटर्नल क्या दे सकते हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल और भी कुछ सवाल आए हैं, लेकिन उनमें से मैं लेना चाहता हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि इंटर रिएक्शन पूछा गया है। किसी प्रैक्टिशनर्स ने मुझसे पूछा है कि अ, क्या ये जो स्पेसिफिक सिस्टम की जो दवाइयाँ हैं, वो कोई चीज़ फ़ॉरेन जो मेडिसिन्स हैं या कोई अलग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन या इंटरफेयर करती हैं, जिसको कि हम इंटरैक्शन कहते हैं। अ, दोस्तों उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जनरल तौर पर इंटरफेरेंस होती नहीं है। हमारी दवाएँ बड़ी सूक्ष्म है और ये अपना काम अलग
तरीके से करती हैं। अगर आप उसके साथ कोई मॉडर्न मेडिसिन्स खा रहे हैं तो उसमें गैप दे दीजिए, इंटरवल दे दीजिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्वेंशनल मेडिसिन्स को ही अलाउ करता हूँ, क्योंकि वो एक पेशेंट पहले से ले रहा है, नहीं ले रहा तो बहुत फॉर्च्यूनेट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ले रहा है उसको हटाना एकदम ठीक नहीं होता। तो कुछ पावरफुल ड्रग्स जो होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, वो कहीं न कहीं हमारी जो दवाइयों का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन कर देती हैं। इसलिए अगर आप उसमें गैप देंगे 2 घंटे का, तो आप ले सकते हैं। और दूसरा, धीरे-धीरे अपने डॉक्टर से मिलकर जो अ, मकसद है ठीक होने का, वो मॉडर्न मेडिसिन को धीरे-धीरे आप हटाइए। तो कहीं अननेसेसरी अगर पेन किलर खा रहे हैं तो उसको आप अ, अपनी जो ऑडिक फ़ोर्स है, प्राण शक्ति है, उसको आप तंदुरुस्त कीजिए और अ, दवाइयों का जो हमारे स्पेसिफिक सिस्टम है, वो दवाई लीजिए। अब इसके अंदर कुछ ब्लड थिनर पेशेंट्स लेते हैं। अब वो ब्लड थिनर अगर आप ले रहे हैं तो हमारी कुछ दवाइयाँ आप नहीं दे सकते। तो उसके लिए एक जानकारी लीजिएगा, क्योंकि ब्लड पतला करने के लिए वो पहले ही दवाई ले रहा है और हमारी कुछ दवाइयाँ भी ब्लड थिन करती हैं। तो उसके अंदर वो ज़रूर इंटरफेयर करेंगी और वो कहीं न कहीं ब्लड पतला होगा तो उसको थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, डिस्कम्फर्टेबल होगा और कहीं न कहीं कुछ ऑर्गन्स के लिए वो घातक हो सकता है। तो दोस्तों, अ अ, ये सिस्टम नेचुरल होने की वजह से कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ भी अननेचुरल नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सब अनसाइंटिफिकता, अनपढ़ता है। आप को ज़्यादा पानी पीने की लत अगर आपने लगा रखी है तो वो भी विटामिन ड्रेन करता है, वो भी विटामिन बॉडी से निकालता है। अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया और वो कहीं न कहीं फ़ोर्सफुली आपने पानी पिया, तो वो भी कहीं न कहीं बॉडी से अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स निकालने की स्लोली-स्लोली निकालता है उसको। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए और लकीर के फ़कीर की बजाय कि मुझे पानी ही पीना है, आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फूड के ऊपर मैंने कई बार बताया कि सिट्रिक एसिड को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे नींबू के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है, खट्टी चीज़ों के अंदर होता है। अब आप देखेंगे कि हमको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अगर आप देखा जाए तो मैंने रिसर्च की है और हमारे कुछ ओल्ड जो फाउंडर्स की किताबों के अंदर हम मैंने पाया कि लेमन को वर्जित किया गया प्रिकॉशन। उसका कारण था, समझ में आया, रिसर्च की गई, तो पता चला कि सिट्रिक एसिड डिटॉक्स करता है। अब डिटॉक्स कर रहा है तो आपकी दवाई को भी वो सिस्टम से निकाल रहा है। तो वो इंटरफियर करने के बजाय प्रिकॉशन हमें लेना है कि उसके दौरान आप ना खाएँ। तो अचार के अंदर होता है, विनेगर के अंदर होता है, लेमन हो गया, खटाई वाली चीज़ें हो गई, इमली हो गई, तो सिट्रिक एसिड को आप उसके अंदर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और कहीं न कहीं जो अननेसेसरी फूड को मत हटाइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो बीमारी है, उसके अंदर क्या उसको इंटरफेयर कर रहा है उसका फूड, क्या वो फूड की वज़ह से बीमारी हो रही है, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है वो फूड, तो वो हटा लीजिए। लेकिन वैसे उनको एक डाइट प्लान दे सकते हैं कि अच्छी जो सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ हैं, वेजिटेरियन फूड है, वो आप उनको सपोर्टिव में एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम की खासियत दिखानी है और अपनी नॉलेज को आगे ले जाना है, तो आप एक बार सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सिस्टम की दवाइयाँ दे के देखिए और फिर आपको अपनी प्रैक्टिस का सही अंदाज़ा लगेगा और आप खुद कितने नॉलेज लेते हैं या कितने ज्ञानवान हैं, आपको उसका अनुभव खुद होने लग जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक सवाल आया है कि हमारी दवाइयों को कैसे लेना चाहिए? हाउ टू टेक और गिव द मेडिसिन्स इन आवर सिस्टम। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैंने कई बार बताया है कि हमारी जो सिस्टम की दवाइयाँ हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी आती है, पिल्स में भी आती है, गोलियाँ भी आती हैं उसकी। ये बात अलग है कि हम लोग वो खुद नहीं बनाते। हम लोग जर्मन से इम्पोर्ट करते हैं और वो दवाइयाँ हम लोग देते हैं और आज के समय की भाग-दौड़ के अंदर समय की बचत भी होती है और प्रोफ़ेशनलिज़्म भी आती है। और हम साथ ही साथ एकरूपता भी लेके आते हैं। तो D4 के अंदर आती है दवाइयाँ, D12 के अंदर आती हैं और उसको आप पहले सेलेक्ट कीजिए, बहुत सिंपल है।
अगर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दूँ, यहाँ पर कहना चाहूँ कि मैंने D4 और D12 क्यों चुना या हम लोग इसको क्यों सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सिस्टम कहता है, हमारा सिस्टम ये कहता है कि आप कहीं न कहीं हिपोक्रिट्स ना बन जाएँ कि आप जो कह रहे हैं उसी से आप मुकर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आप एक जगह टेम्परामेंट को फ़ॉलो करना चाहते हैं, एक जगह आप हमारे सिस्टम की जो फाउंडर्स हैं उनकी फिलॉसफी को फ़ॉलो करना चाहते हैं, दूसरी जगह आप उसके अपोज़िट काम कर रहे हैं। जैसे कि डेलूशन जो हैं, वो उससे पहले बीमारी आती है, उससे पहले टेम्परामेंट आता है। अब वो टेम्परामेंट भी 3 है और टेम्परामेंट भी आपकी बीमारी के अनुरूप हैं। अब वो टेम्परामेंट के ऊपर भी मुझे एक सवाल आया है कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा, हम ज़रूर बनाएँगे। तो अब आप देखिए कि हमारी जो सिस्टम 100 साल से ज़्यादा चल रहा है, उसके अंदर हर किताब के अंदर लिखा है नेगेटिव पॉज़िटिव। आप लोगों को भी बताते हैं। हमने उसको हाइपर कर दिया, तो आप लोगों को ऐसा लगा कि हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, भाई अनपढ़ता है आपकी। लेकिन वो विषय यहाँ नहीं है, विषय ये है कि डेलूशंस अगर 2 कैटेगरी है हमारी बीमारी की, तो आप अननेसेसरी डेलूशंस कैसे हो गए? अननेसेसरी डेलूशंस कैसे हो गए? जब आपके पास बीमारी 2 तरह की है, आपको कैटेगरी ही 2 तरह की बीमारियों में डालना है, तो आप उसको अननेसेसरी डेलूशंस के डोज़ देखिए आप। कोई भी सिस्टम की डोज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ बनती है। आप उसके अंदर एलोपैथी को देख लीजिए, पावरफुल दवाई बनेगी, उसकी एमजी पावरफुल होगी, वो कम होगी या ज़्यादा होगी, यही होगा। आप आयुर्वेदा के अंदर देख लीजिए मात्रा होगी, बच्चे की मात्रा अलग होगी, बुजुर्गों की अलग होगी, जवान की अलग होगी और देश, काल, परिस्थिति, मौसम के हिसाब से अलग होगी। आप होम्योपैथी के देख लीजिए सिम्पटम्स को पकड़ते हैं वो, तो हर सिम्पटम्स की एक दवाई होगी। हर सिम्पटम्स की एक दवाई होगी तो उनकी जो पोटेंसीज़ भी हर सिम्पटम को कवर करेगी, तो उन्होंने अपने सिम्पटम्स के ऊपर पोटेंसीज़ बना दी। अब आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हम हैं स्पेसिफिक और हम मैथमेटिक को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आप काम सारे कर रहे हो दूसरे प्रैक्टिशनर्स वाले। तो आपको क्या हुआ कि आपने उसको दूसरे सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा सिस्टम कहता है कि लिम्फ एंड ब्लड और उसको मैं कहीं न कहीं नर्वस के साथ भी जोड़ता हूँ। तो कहीं वो 3 टेम्परामेंट आ गए। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए उसके अंदर रिसेंटली एडेड मिलेगा। आप पुरानी बुक उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे आप, तो उसके अंदर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैटी को फ़ॉलो कर रहे हो। तो उसके बाद अपडेटेड कहाँ हुआ? तो अपडेटेड होने के बाद जब आपने किया, तो अब उसको प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर कहाँ दिखा रहे हो आप? आपने एक बीमारी को 2 कैटेगरी में डाल दिया। अब वो नेगेटिव में डाल दिया, पॉज़िटिव में डाल दिया या उसको लो और हाई में डाल दिया। तो आपको डायल्यूशंस भी 2 चाहिए ना? हम लोग करते हुए मिलते हैं, पढ़ाते हुए मिलते हैं कि लॉ ऑफ अपोज़िट, लॉ ऑफ डोज़, लॉ ऑफ सिलेक्शन। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं, तो आपके पास डोज़ भी 2 होनी चाहिए। डोज़ फिर 4, 5, 10 कैसे होगी? इस बारीकी पॉइंट को अगर आप समझ गए, तो आप अननेसेसरी इधर की, उधर की प्रैक्टिस करने से बच जाएँगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं आप कीजिए प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन जब वो लॉ बनेगी, जब वो एकरूपता आएगी, सिस्टम क्या कहता है, तो आप वहाँ स्ट्रगल करोगे। आज भी स्ट्रगल कर रहे हो और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमें तो स्ट्रगल उसमें देखने को मिल नहीं रही। किसी ज़माने में देखने में मिलती थी और आज हम लोग 702 बीमारियों तक पहुँच गए इंडिपेंडेंट। ये सिस्टम की 60 दवाइयाँ 702 बीमारी को सुनना एक छोटी-सी बात लगती है, लेकिन 702 बीमारियों का एक पूरा डाटा बनाना और उसके अंदर एक भी प्लांट 115 से अलग नहीं है। 115 प्लांट से जो 60 दवाइयाँ बनी हैं, 60 मेडिसिन्स और 2 जो डाइल्यूशंस है D4 और D12 के बेस पर 702 बीमारियों को इंडिपेंडेंट किसी भी हर्ब, फूड और किसी भी अदर दवाइयों का विदाउट हेल्प, बिना सहयोग के, अकेले इस दवाइयों के ऊपर हमने बनाया और 23 ऐसी बीमारियाँ हैं, 23 से 30 बीमारियों के आस-पास ऐसी बीमारियाँ हैं, जिसके अंदर एक अर्जेंट अटेंशन चाहिए। तो वो हमारे पास है। लेकिन दोस्तों अगेन वो बात आती है कि फिलॉसफी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है।
आप कह तो रहे हो, फिलॉसफी तो वो ही रखी, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकल की बारी आई, तो आपने उसके अंदर कितने सिम्पटम्स के हिसाब से डायल्यूशन बना दिए। अगर आप सिस्टम के हिसाब से डायल्यूशंस देते हैं, तो आपको 2 ही डायल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिम्पटम्स के हिसाब से दवाई चूज़ करते हो, तो आप बनाते रहिए डायल्यूशंस। आप D6 भी बनाइए, D7 भी बनाइए, D9, D10, D30, D200 अ, 1000 नो प्रॉब्लम। आप बनाते चलिए, कहीं एंड नहीं होगा उसका। और दूसरी साइंस भी ठीक कर रही है और पानी भी ठीक कर रहा है और जूसेस भी ठीक कर रहे हैं, आप भी उस कैटेगरी में आ गए। लेकिन जहाँ आपने अपने सिस्टम को समझा और फॉलोवर्स को पढ़ा और आपने फाउंडर्स को ध्यान से समझा, तो आपको लगेगा कि नहीं हम तो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप उस आवाज़ को अ ला सामने लाकर उस पे अमल करते हैं या उसको दबा देते हैं, वो आपको सोचना है। तो दोस्तों मैंने सिर्फ़ अपने सिस्टम को समझा, बारीकी को पहचाना और एक पावरफुल सिस्टम होते हुए हमारे हाथ में रामबाण दिया है तो उसको दिया। तो हमारा सिस्टम कह रहा है अगर आप सिम्पटम्स के हिसाब से चलोगे तो डायल्यूशंस बनाते चले जाइए। लेकिन अगर आप सिस्टम्स के हिसाब से बनाओगे तो आपको 2 ही मिलेंगे और हमारा जो कैटेगरीज़ है बीमारी की वो भी 2 ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये सवाल-जवाब का सेशन पसंद आएगा और दोस्तों आपके पास कोई सवाल हो, उसका जवाब चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों हम समय-समय पर आपको नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ आपके साथ फिर से मैं उपस्थित होऊँगा और दोस्तों आप मेरी इन बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को मज़बूत कीजिए। आप मज़बूत होंगे तो प्रैक्टिस मज़बूत होगी और प्रैक्टिस मज़बूत होगी तो हमारा सिस्टम मज़बूत होगा और फिर हम आपस में मिलकर इस सिस्टम को फिर से वो नई पहचान दिलाकर पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।